नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी के कांड से पूरा देश हिल गया है। क्या चाहती है गुजरात लॉबी? क्या मोदी जी भागवत जी को भी किनारे करना चाहते हैं? होसबोले जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। क्या भारतीय जनता पार्टी में बगावत की बात हो रही थी? क्या संघ निपटा दिया जाएगा? ऐसी तमाम बातें दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से चर्चा में आई है। ज्ञानेश कुमार जी के कर्म कांडों पे भी हम लोगों ने विस्तार से बातचीत की है। आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। चलते हैं सीधा केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। संजय जी। मलिक साहब, मैंने पत्रकारिता के दौर में ऐसी जगह की भी कवरेज करी है। बदायूं जनपद में एक बरवाला था, उसके पास के गांव ऐसे थे कि जहाँ के लोगों ने कभी जिंदगी में रेल नहीं देखी थी, ट्रेन नहीं देखी थी। एक गांव में हादसा हो गया था, मैं गया तो उन्होंने कभी ट्रेन ही नहीं देखी थी। अभी भी उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे गांव होंगे जहाँ के लोगों ने कभी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं देखा होगा, या कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने रेल ना देखी हो, कभी सड़कें ही नहीं है। ऐसे करोड़ों वाले राज्य में, जिसकी 20-25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में, एसआईआर के लिए यानी वोट फाइनल करने के लिए, चेक करने के लिए 1 महीने का समय दिया। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है, बहुत सारे आईएएस और आईपीएस मेरे घर के पड़ोस में ही रहते हैं। पड़ोस वाले मकान ही आईएएस का, सामने वाला मकान आईएएस का। आधे से ज्यादा लोग अभी तक एसआईआर वाला फॉर्म भर नहीं पाए हैं, जमा नहीं कर पाए हैं। ये मैं बता रहा हूँ, लखनऊ के सबसे पॉश सोसाइटियों में से एक सोसाइटी है मेरी, उसका ये हाल। तो जिन दूर दराज के इलाकों में जहां ट्रेन तक नहीं लोगों ने देखी है, बसें नहीं है, वहां के लिए केवल 1 महीने का समय। चुनाव में अभी मोटा मोटा 1.25 साल है, लेकिन एसआईआर 1 महीने में पूरी करनी है। हाल ये हो गया है कि पूरे देश में त्राही त्राही मच गई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 28 से ज्यादा बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। रिटायर्ड आईजी हैं अमिताभ ठाकुर ने बरेली के एक मामले में एफआईआर कराने की मांग की है, कि वहां भी है कि दबाव डाल के अधिकारी कह रहे हैं किसी तरह ये फॉर्म कंप्लीट कर दो, आधा अधूरा कर दो। पूरे देश में हाहाकार मच गया है। पहली बार ऐसा होगा निर्वाचन आयोग के खिलाफ ज्ञानेश साहब, जो कहते हैं ज्ञानेशानंद जी महाराज, ज्ञानेश जी के खिलाफ एफआईआर हुई है। क्या होगा इस देश में? लोकतंत्र क्या बिल्कुल खत्म करा के मानेंगे ये ज्ञानेश्वर जी? ज्ञानेश नाम कितना अच्छा है और कर्म कैसे खराब है? क्या लगता है मलिक साहब? धन्यवाद संजय जी। संजय जी, आपने ज्ञानेश जी का, और खास तरीके से अगर हम सोचें या कहें, आज के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, एकाएक मुझे टीएन सेशन की याद दिला दी है। तब हमने कैरियर शुरू किया था और 92 में जब मैं दिल्ली में आया था और हम लोग कवरेज करने जाते थे, मैं आपको बताऊं कि हमारे एक सीनियर थे और हम लोग बीबीसी के लिए एक स्टोरी कर रहे थे। और बीबीसी है, हम चौड़े होकर घूम रहे हैं, बड़े पत्रकार हैं, दन दनाते इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में घुस गए थे और टीएन सेशन के कमरे में जा रहे थे। तो कमरे में तो थे नहीं, वो आने वाले थे। तो हम बाहर, कमरे के बाहर, जैसे छोटा सा उनका एक बैठने का सोफा वोफा ये था, तो वहां हम बैठ गए। और हमारे पास उस टाइम कैमरे वैमरे भी थे और हम 3-4 लोग थे क्योंकि टीम के। तो टीएन सेशन आए दन दनाते, उनका तो रुतबा ही अलग था। उन्होंने कहा, ये कौन बैठे हैं भाई, आप कौन है? अंग्रेजी में हमारे उन सीनियर पत्रकार को डांट लगाई और ये कहा, तत्काल आप नीचे जाइए, रिसेप्शन पे पास बनवाइए और मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अंदर आने की। ये तो टीएन सेशन थे। खैर, हमने पास बनवाया, बाद में उन्होंने इंटरव्यू लंबा चौड़ा दिया, बहुत सारी चीजें करी। लेकिन मुझे याद आता है, एक तो वो टीएन सेशन थे और एक आज के ज्ञानादेश जी हैं हमारे। आप बता सकते हैं कि टीएन सेशन से पहले कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? एक श्रीमती रमा देवी थी, वो भी शायद साउथ इंडियन थी। और उसके बाद एमएस गिल साहब बने थे, उनके किस्से भी आपको पता है। तब से आज तक या तो हम राजीव कुमार जी को जानते हैं और या अभी ज्ञानेश जी को जानते हैं। इसके बीच में कौन कौन आए कौन गए हमें नहीं पता है। संजय जी, उस देश में जहां आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, टीएन सेशन के टाइम पे मैं आपको हरियाणा का और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई सारे इलेक्शन का खाका खींच देता हूं, तस्वीर बना देता हूं। आपको पता है कि कांग्रेस की और जाटों की कभी बनती नहीं थी। चौधरी चरण सिंह का एरिया था और उधर छोटा लगा देवीलाल का एरिया था। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि जब बैलेट पेपर पे मोहर लगती थी तो वहां पे हर पोलिंग बूथ के बाहर जो है 10-15 जो बुढ़े
होते थे हमारे ताऊ चाचा बाबा, ये सब हुक्का भर के बैठ जाते थे। और जो लोग आते थे पिछड़े दलित ओबीसी के, बोला भाई तुम्हारी वोट डल गई है, तुम जाओ खेत में अपना घास वास काट लाओ, और आज फसल फ्री है, जितनी काट सकते हो उतना काट लो और जाओ। तो 99% लोग चले जाते थे, एक आध जो अकड़ता था उसका दिमाग ठीक कर दिया जाता था। ये तरीका चलता था कहीं कहीं कुछ कुछ, इसको हम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना होता होता रहा है, होता भी रहा होगा, कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ होगा। लेकिन आज जिस प्रकार से केरल में लोकसभा की एक सीट है भारतीय जनता पार्टी की, देखिए कितने उतावले कार्यकर्ता हो रहे हैं केरल में। जिस आंध्र प्रदेश में हम चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, वहां 175 लोक विधानसभा की सीटों में से करीब 135 सीटें टीडीपी के पास हैं, वहां भी आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस बार देखिएगा कितनी आएंगी, क्योंकि इस बार तो खाली पेन से तो लिखना और तो कुछ करना नहीं है। बिहार में आप देखिए, तो ये ज्ञानेश जी का जो सिस्टम चल रहा है यूपी में, यहाँ बहुत बड़ा सवाल हम जैसे लोगों से भी लोग पूछ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में इतना जो जल्दी हो रही है, इसमें कोई चुनाव है? अभी तो चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव होना उसमें भी 1 साल से अधिक का समय है, तो आपको इतना कम समय क्यों दे रहे हैं आप? इसका रीजन क्या है? ऐसा तो होता ही नहीं है, ये इतना बड़ा अभियान है चुनाव का, कोई छोटी से छोटी चीज होती है आप 3 महीने का टाइम देते हैं। आप आधार कार्ड अपडेट, और तो और रिटर्न भरने का काम जो हर साल आप टैक्स का रिटर्न भरवाते हैं, 3 महीने का टाइम देते हैं, फिर उसको बढ़ा देते हैं आप। तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि नहीं नहीं आपको 4 दिसंबर तक जो है फिट कर देना है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा? ये रीजन क्या है? और ऐसी ऐसी चीजें आप, मैं तो खुद आपको संजय जी कह रहा हूं कि मैंने भी ट्राई किया ऑनलाइन जाके भरने का, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि गांव से मेरे भाई का फोन आया, उनके बच्चों का फोन आया कि अंकल वो यहाँ पे बीएलओ हमारे घर पे आए हैं और उन्होंने कहा कि तत्काल ये चीजें उपलब्ध कराइए। अब हमने कहा भाई यहाँ से कहाँ से उपलब्ध कराएं? आधार कार्ड हमारा दिल्ली का है, वोटर आई कार्ड गाँव का है, तो ये कैसे होगा? अभी उस पर भी चलेगा कि भैया आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप गाँव में वोट क्यों बनवा रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको उलझाने का सिस्टम ये कर रहे हैं। इसमें होना कुछ नहीं है। इनका असली मकसद ये है कि हमारा आपका ध्यान इधर रहे सर की तरफ, और ये उधर अपना जो दूसरे वाला सर होता है 35,000 40,000 वोट कटाई का और अपनी बनवाने का, इनका वो चल रहा है। आपने देखा भी राहुल गांधी ने तथ्य रखे थे कि वोट कटवाने का एक ऐप से, एक सिस्टम से रिक्वेस्ट आई कि इनके वोट काट दीजिए। और जब उन्होंने वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के डिपार्टमेंट ने मांग की, सीबीआई से की, एफआईआर की कि भाई ये बताया जाए इसका तथ्य कहाँ है, ये कौन से मोबाइल से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो बता ही नहीं पाए, कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह की जो चीजें चल रही है, इनको जस्टिफाई करने के लिए मुझे लग रहा है चुनाव आयोग इतनी जल्दी में है। और संजय जी यूपी में तो अभी दूर है, अभी तो आप आसाम में देखिए क्या चल रहा है। आसाम में कुछ कांग्रेस के युवाओं ने कल कोशिश की थी, सबकी वीडियो फुटेज मंगा ली गई है, अब एक एक को चुन चुन कर उनको उठाया जा रहा है। आज की ताजा घटना है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में युवाओं ने, खासकर कांग्रेस के युवाओं में बहुत वो मार रहा है, उफान उफान मार रहा है, उफान। और पुलिस में और युवाओं में झड़प हो रही है। तो इसलिए इसलिए ये चीजों को आप बहुत जल्दी रोक नहीं सकते, बहुत आसानी से इस चीज को रोक नहीं सकती है। धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में युवा सड़कों पे उतर रहे हैं। और बीएलओ से अगर आप बात करेंगे, अगर ऑफिशियली बात करेंगे, तो वो तो आपको ज्ञान देंगे सरकारी वाला, नहीं नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। अगर उससे आप पर्सनली बात कर लें, वो ये कहेगा इससे बड़ा जी का जंजाल हमने देखा ही नहीं है। एक बीएलओ 1 महीने में इतने सारे फॉर्म कैसे भरेगा और उसमें कोई गलती ना हो? आपको तथ्य भी सारे चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, सिरदर्दी का कैसे निपटारा होगा, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। और इसमें फिर यही होगा कि इसमें फर्जी आंकड़े आएंगे, फर्जी काटपीट होगी, और बाद में जो है फिर हम और आप बहस करेंगे कि भैया ये फर्जी हो गया। जी। मलिक साहब, बड़ी छोटी सी घटना थी, छात्रों की, नौजवानों की, लेकिन उस घटना ने एक ऐसा तूल पकड़ा कि देश में जेपी का आंदोलन खड़ा हो गया। नारा लगने लगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और सिंहासन फिर खाली हो गया। कभी कभी होता है कि जो राख के नीचे चिंगारी होती है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लेकिन वो चिंगारी कभी कभी
इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है, इतना बड़ा विकराल रूप ले लेती है कि बड़े से बड़े चीज़ें ध्वस्त हो जाती हैं, जलकर राख हो जाती हैं। लोकतंत्र की हत्या अगर की जा रही है, तो कहीं न कहीं वो चिंगारी दिखना शुरू हो गई है। गली, मोहल्लों, पान की दुकान, चाय की दुकान, इन सब पे चर्चा हो रही है कि ये तो चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं, वोट में हेरा-फेरी कर रहे हैं। इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि लोकतंत्र ये जब लोगों को लगता है ये मर रहा है, तब ये फिर से ज़िंदा हो जाता है। और ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि जब-जब आपको लगा लोकतंत्र अब खत्म हो रहा है, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, तो देश एक अंगड़ाई लेता है और अंगड़ाई लेके खड़ा हो जाता है। क्या हमारे मोदी जी को ये चिंगारी, ये अंगड़ाई दिखाई नहीं दे रही है? ये ज्ञानेश कुमार का खेल जो खेल रहे हैं चाणक्य, उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये खतरनाक खेल लोकतंत्र के साथ खेल रहे हैं। इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि देश के लोग सहन करते रहेंगे, आप कुछ करते रहेंगे, वो सहन करते रहेंगे, जो आवाज़ें बोल रही हैं उन पे काबू पाते रहेंगे, हमारे जैसे चैनल को बंद कर देंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ेगा अपना चैनल खुलवाने के लिए, तरह-तरह की जाँचें कराएँगे, लोग समझेंगे, डर जाएँगे अब। लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, जब तक ज़िंदा हैं तब तक बोल रहे हैं। आपकी हर कार्रवाई का जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे मेरे जैसे करोड़ों लोग किसी दिन तो इस देश में खड़े होंगे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। ये वोट चोरी नहीं है, आपको चुनाव जीतना है तो आप आराम से वोटिंग कराइए, सबको वोट डालने का अधिकार दीजिए। क्या ये देश कभी इस तरह अंगड़ाई लेके खड़ा होगा? शुरुआत हो गई है क्या मलिक साहब, क्या लगता है आपको? संजय जी, शुरुआत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, मुझे लगता है कि इसके अकेले दोषी मोदी हों या उनके तथाकथित चाणक्य अमित शाह हों या खाली ज्ञानेश कुमार हों, मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों? लोकतंत्र की हत्या में चंद्रबाबू नायडू शामिल नहीं है। लोकतंत्र की हत्या में नीतीश कुमार शामिल नहीं है, जो सीएम की शपथ लेने के बाद मोदी जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये शायद वही नीतीश कुमार है कि जब प्रधानमंत्री पद का इनका नाम चला था और ये इन्होंने ये कह दिया था कि नहीं, इनके ऊपर तो तमाम आरोप हैं हत्या के और दूसरे, और इन्होंने एनडीए गठबंधन तोड़ दिया था। क्या ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने मोदी जी का हाथ झटक दिया था, उनके साथ नहीं जाने की बात करी थी? आज क्यों वो इनके साथ हैं? तो मुझे लगता है कि जितने दोषी ये हैं, उससे कहीं अधिक दोषी आज की डेट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोषी हैं। और इसके अलावा वो दोषी हैं जो आज बोल नहीं रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम नेता बैठे हैं, तमाम अंदर के लोग बैठे, मठाधीश जो कांग्रेस में बैठे हैं, जिनको हम बूढ़े बैल बैठते हैं, वो बूढ़े बैल जो बैठे हैं जगह खाली करने को तैयार नहीं है। आप ये बताइए कि यूथ कांग्रेस के युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनको हटा के वहां फिर जम के बैठ जाते हैं। आपने देखा राजस्थान में किस प्रकार से कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि आपने आगे ही नहीं आने दिया सचिन पायलट को, और आप फिर जाके बैठ गए। आप दिल्ली में भी रहेंगे, आप राजस्थान में भी रहेंगे, आप सब जगह रहेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे, चाहे 5 बार 10 बार आप मुख्यमंत्री रहे हो। क्यों? हरियाणा में क्या हो रहा है? ये हरियाणा में तस्तरी में रख के आपने जो है अपनी सरकार उनके हाथों में दे दी, भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या में शामिल नहीं है? कांग्रेस के जो तथाकथित नेता आज बने बैठे, तो खाली इन्हीं को दोषी ठहरा देना या इन्हीं को कह के हम अपना पल्ला झाड़ लें, ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेईमानी है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको एक रास्ता मिल गया है। आज इनके सामने कोई बोल नहीं रहा है, और नहीं बोल रहा है तो एक बड़ी फौज इनके पीछे है। ये कहां से आ गई 272 की फौज? ये कैसे ले आए? कांग्रेस क्यों नहीं ले आई 50 लोगों की फौज, या दूसरे दल क्यों नहीं ले आए? तो वो जो चीजें कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, विपक्षी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये उनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। और जब तक आप नहीं झांकेंगे, ये तो करेंगे। भाई, नरेंद्र मोदी जी सियासी दल के नेता हैं, चाणक्य जी चाणक्य हैं अपनी सियासी पार्टी के। हमें तो किसी भी कीमत पर सरकार बनानी है, और हर सियासी दल का सपना होता है, हर सियासी दल का मकसद होता है कि उसकी सरकार बने, हर राज्य में सरकार बने, केंद्र में सरकार बने। तो अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठनों के लिए, संघ के लिए, भाजपा, आरएसएस के लिए या बजरंग दल के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए तो कोई खराब काम करनी नहीं है। अगर लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खराब काम कर रहे हैं, तो संघ के लोग सड़क पर उतर जाते।
थोड़ा सा लगा था, कुछ लोग उतरने लगे थे, लेकिन सबका मुंह बंद कर दिया गया। अब सबका मुंह कैसे बंद हुआ कि आपने फिर सफलता दिखाई। यही तो उनको चाहिए। आपको शिक्षा नीति में बदलाव करना है, आपको दूसरे अपने एजेंडों को सेट करना है, तो वो तो इसी से होंगे ना, सरकार से। अब आप क्या सोचते हैं कि अब बिहार में नई शिक्षा नीति नहीं लाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या चीजों में बदलाव नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी बिहार में? इसीलिए तो सरकार में आई है। तो क्या आरएसएस और उसके जो दूसरे अनुषंगिक संगठन हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मना कर देंगे? भाई ये तो उनका लक्ष्य है 100 साल से, और इसी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, हमें ये सोचते हुए, वो तो कर रहे हैं, वो तो करेंगे यही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना होगा। कितने ऐसे पत्रकार हैं जो मलाई खा रहे हैं आज? क्या उनका फर्ज नहीं बनता कुछ बोलने का? और आज ये भी दुर्भाग्य है संजय जी कि पत्रकार भी खेमों में बट गए हैं, आधे इधर आधे उधर। और जब हम कहते हैं आधे बाकी हमारे साथ आ जाओ, तो पीछे मुड़ के देखते हैं कोई नहीं हमारे साथ, अकेले खड़े हैं और हम धूल में लट मार रहे हैं, हम इधर के हैं ना उधर के। तो इसलिए किसी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाने से पहले हमें अपना गिरेबान भी झांक के देखना चाहिए। तो हमें, मुझे लगता है जो आपने सवाल किया है उसका जवाब स्वतः मिल जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मलिक साहब, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लाए हैं कि जो मौन है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो मलिक साहब, इस दौर में जो आवाज़ें खामोश हैं, इस दौर में जो आवाज़ें झुक गई हैं, जिन आवाज़ों ने आँखें बंद कर ली हैं, समय कभी ना कभी उनका भी हिसाब लेगा। अच्छा, पीड़ा केवल जनता में नहीं है, पीड़ा तो मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी में भी नहीं है कि केवल उन्हीं में हो, ऐसा भी नहीं है। पीड़ा तो नागपुर पे भी है। पीड़ा तो मोहन भागवत में भी है कि चिड़िया को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया है। संघ प्रमुख के आगे कभी-कभी थर-थर काँपती थी दिल्ली। वो कुर्सी हिल जाती थी अगर संघ प्रमुख की आँखें टेढ़ी हो जाती थी। अब मोहन भागवत के आस-पास बहुत सारे कमांडो लगा दिए गए हैं। सोने का पिंजड़ा बना दिया गया है और बुलबुल उसके अंदर कैद है। मणिपुर में जाके वकालत कर रहे हैं कि साहब सरकार बननी चाहिए, लेकिन कह नहीं पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष बना देना चाहिए। संघ का कार्यकर्ता हो जाए तो बेहतर है, संजय जोशी हो जाए तो बेहतर है। बिहार के नतीजे ने और बिहार की चालबाजियों ने, बिहार के एक सुनियोजित षड्यंत्र ने क्या संघ प्रमुख को भी समझा दिया है कि कुर्सी उनकी भी जा सकती है। अगर मोदी आपस अपनी पे आ गए, गुजरात लॉबी अपने पे आ गए, क्या भागवत जी को लगता है सिंहासन उनका भी हिल सकता है? डरा हुआ संघ क्यों लग रहा है मोदी के आगे? देखिए संजय जी, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही एक नैरेटिव गढ़ देती है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया है कि 123 जो सीटें हैं आसाम में, हम 103 लेके आ रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा 103 क्यों कह रहे हैं। आप 100 से ऊपर कह सकते हैं, आप 100 सीटें कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, 2024 के चुनाव से पहले नैरेटिव गढ़ दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत ही नहीं है। और आप कल्पना कीजिए, अगर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, ये 300 के आसपास होते, तो संघ प्रमुख कहां पे सोते? तो आप ये देखिए कि संघ प्रमुख को तो ये जीवन दान मिला है लगभग 1 से 1.5 साल का। भाई इन्होंने ये कहा कि अभी रुक जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को रुक जाइए, फलाने को रुक जाइए, जरा महाराष्ट्र का चुनाव हो जाए। महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, फिर कहा हरियाणा का चुनाव हो गया, रुक जाइए। हरियाणा दिल्ली का चुनाव हो गया, अब फिर कहा अरे भाई अब करें, बोले नहीं नहीं बस बिहार का और हो जाए। अब ये हो गया कि 2024 के बाद हमने 4 स्टेट जीत लिए हैं और प्रचंड बहुमत बिहार में लेके आए हैं, हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। हौसले बुलंद हैं, और जब ये हौसले बुलंद होते हैं तब बड़ी बड़ी बिजलियां गिरती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बीच में हमारी आपकी चर्चा हो रही थी कि हौसबोले जी तैयार हैं शेरवानी शिला के, कहीं हौसबोले जी ना आ जाए और इनका इनका हिसाब किताब अडवाणी जी की तरह ना हो जाए। क्योंकि जब अडवाणी जी का हिसाब किताब हुआ था तब भी मोहन भागवत जी थे, और आपको ये भी मालूम है कि अडवाणी जी के रथ पे भी मोदी जी सवार थे, और मुरली मनोहर जोशी का भी रथ गया था कश्मीर एक बार, अगर आपको याद हो, लाल चौक पे, वहां पे भी मोदी जी मौजूद थे। तो मोदी जी सब जगह मौजूद रहते हैं, मोदी जी सबको जानते हैं। और आज चाहे वो आडवाणी जी हो
चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, किस हाल में हैं आपके सामने है। अगर कल को यही हाल भागवत जी का हो जाए तो अब मुझे कोई आश्चर्य नजर नहीं आ रहा है। अच्छा तो मलिक साहब, जो इसलिए निचले स्तर का संघ कार्यकर्ता है, जो हमेशा इस सिद्धांत को मानता रहा, पालता रहा कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। हमेशा इस ख्याल में रहा कि भाई संगठन सर्वोपरि है। ये ख्याल पढ़ाया जाता रहा, संघ में बड़ा गुट्टी की तरह रटाया जाता रहा। लेकिन अब वो देख रहा है ये तो सब किताबी बातें थी, हवा-हवाई बातें थी। एक व्यक्ति संघ से भी बड़ा हो गया। मोहन भागवत डरने लगे, ऐसा चर्चा होने लगी संघ के नीचे तक कि मोहन भागवत भी प्रेशर में आ गए, मैं और आप ही चर्चा कर रहे हैं। तो जो संघ का ढांचा था, उस ढांचे पे क्या बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी मोदी जी ने। और मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए विपक्ष की जरूरत क्या है, मोदी जी काफी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र तो खत्म हो गया, कारपोरेट सिस्टम आ गया। 2 लोग हैं, वो लोग चलाएंगे, एक सीईओ, एक एमडी है, एक चाणक्य, एक साहिब है, और बाकी सांसद हो, मिनिस्टर हो, किसी को कोई हैसियत नहीं बची है। गडकरी जी को शायद ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा ब्लड बिहार चुनाव नतीजे होने के बाद। तो ये जो सारा ढांचा है बीजेपी का संघ का, इस पर जो चोट कर दी है मोदी ने कि व्यक्ति बड़ा हो गया, पार्टी और संगठन छोटा हो गया। क्या ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और संघ का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इसको कलंक के दौर में याद रखा जाएगा? नहीं, इसको कलंक नहीं कहेंगे संजय जी। इसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। हमारे गांव में एक पंडित जी ने हवेली बनाई थी और उसके लिए स्पेशल भट्टा लगा था, और उस भट्टे में ईंटें बनी, और जैसा हवेली तैयार हुई भट्टे को बंद कर दिया गया। कई लोगों ने कहा भट्टा बढ़िया चल रहा है, भट्टे को चलने दीजिए, अब इससे व्यापार करिए। बोले नहीं नहीं, काम जिस मकसद के लिए हमने बनाया था वो काम हो चुका है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी किस मकसद के लिए बनी थी, आरएसएस किस मकसद के लिए बना था, सब मकसद पूरे हो चुके हैं। रिकॉर्ड समय तक मोदी जी प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड समय तक अपने सारे एजेंडे हो गए। जो जो आरएसएस ने सपने देखे थे सारे पूरे कर दिए। आज की डेट में आरएसएस के सामने कोई एजेंडा नहीं है। जो एजेंडा बना के दिया था संघ ने भाजपा को, मोदी जी को, जो 80% एजेंडा था, मोदी जी ने उसको 100% करके दे दिया, लीजिए। और कुछ बोला नहीं, और कुछ नहीं, बस हो गया। तो आपका एजेंडा हो गया। तो जब आपका एजेंडा हो गया तो आपकी जरूरत नहीं है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के अधिकतर राज्यों में राज करे, केंद्र में राज करे, हमारे प्रधानमंत्री रिकॉर्ड समय तक रहे, जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दें। तो सारी चीजें तो लगभग हो ही गई है। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ हो सकता है। आप संघ को खाली छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का ही कुछ ना बचे उसके बाद। वो कहते हैं हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। अब जैसे क्या होता है, गांव में कहावत भी है, अगर आप जानते हो, कि जब भट्टी बंद करते हैं, हलवाई भट्टी बंद करता है तो कढ़ाई को उल्टी करके रख देता है। भैया भट्टी बंद, कढ़ाई बंद। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मकसद था ना आपका, मकसद पूरा हुआ। तो ये जो आपने पूछा है कि नड्डा जी ने कोई भाषण ऐसा हवा में थोड़ी दे दिया था कि अब हम मजबूत हो चुके हैं, अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। वो पूरा नैरेटिव घड़ा गया था। जैसा आपने देखा बिहार में, हम जैसे लोग कह रहे थे नहीं नहीं ये सब फर्जी आंकड़े हैं, फर्जी एग्जिट पोल है, फर्जी मामला है। भाई साहब वही तो आए जो उन्होंने दिखाए थे, तो हम ही फर्जी सिद्ध हो गए। तो इसलिए ये जो बताया जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है, ये हवा में नहीं कहा जा रहा है। मोदी जी कोई बात हवा में नहीं कहते। तो इसलिए आप मान के चलिए कि इशारा कहीं और है। तो उस इशारे पे कल को अगर कुछ काम हो जाता है तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब, कल को राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की, धन्यवाद। ये देखिए अभी मलिक जी पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।